Good morning, class. Today we will start with class 7 civics chapter 9 assault in the market. So class, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो शर्ट है वो मार्केट में किस तरह से अवेलेबल होते हैं और इसके पीछे की जो स्टोरी है ये हम देखेंगे कि किस तरह से एक कॉटन से शर्ट में कन्वर्ट होता है। जो भी चीजें हमें मार्केट में मिलती हैं वो किस तरह से मिलती हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस से ये गुजरती हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अगर हम चैप्टर का रिव्यू देखें तो इसमें इस तरह से दिया गया है। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट. We shall see that a chain of market link the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो भी चीजें हमें चेन मार्केट्स में अवेलेबल है पीपल्स के लिए वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। इसमें हम एक फार्म वर्कर है जिसका नाम है सपना। हम इसकी स्टोरी को देखेंगे। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश, grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. Swapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है स्वप्ना की, जो कि कहाँ पे रहती है, कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। और ये एक कॉटन फार्मर है जो कि कॉटन ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये वो समय है जब कॉटन राइप होते हैं, जब कॉटन की फसल जो है वो पकती है। और यहाँ पे जो स्वप्ना है, जो फार्मर है, ये कॉटन पिकिंग में बिजी है। और ये जो कॉटन पिकिंग टाइम है ये बहुत ही लेंदी चलता है, क्योंकि कॉटन क्रॉप्स जो है वो वैसे क्रॉप्स होते हैं जो कि एट द टाइम वो राइप नहीं होते हैं, एक समय में नहीं पकते हैं, जिसके कारण इसको हार्वेस्ट करने में बहुत दिन लगते हैं, जैसे कि 1 महीने के लगभग जो है वो उसको हार्वेस्ट करने में लगते हैं। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू लोकल ट्रेडर। तो जब कॉटन जो है वो हार्वेस्ट हो जाता है, इसके बाद ये दोनों जो है, स्वप्ना और उसके जो हस्बैंड है, इस कॉटन को कुरनूल मार्केट में या फिर कॉटन मार्केट में जाकर के नहीं बेचते हैं। हालांकि ये जो भी हार्वेस्ट किए हैं वो वहां के लोकल ट्रेडर्स को बेच देते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, स्वप्ना हैड बोरोड रुपीज 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स। अब ये जो स्वप्ना और उसकी जो हस्बैंड है वो लोकल मार्केट में गुड्स कॉटन इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि इन्होंने एक लोकल ट्रेडर से कुछ कर्ज लिए थे, लगभग 2500 रुपए, और जो कि बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, जिसके कारण ये लोग जो है कॉटन मार्केट में नहीं बेच करके उस ट्रेडर को दे देते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। तो उन्होंने जो पैसा लिया था उससे वो बीज खरीदे थे, खाद खरीदी थी, कुछ कीटनाशक खरीदे थे, जिसके कारण वो सारे जितने भी कॉटन है वो किसको बेच दे रहे हैं, ट्रेडर्स को। क्लास, इसके बाद ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल स्वप्ना ऑल हर कॉटन टू हिम। तो इसी के कारण जो है स्वप्ना जो है वो एग्री होती है कि जो भी हार्वेस्ट होगा वो कॉटन हम उस ट्रेडर को ही देंगे। Cultivation of cotton requires high level of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of this. Most often, the small farmers need to borrow money to meet these expenses. तो इस तरह से अगर हम कहें तो जो कॉटन फार्मिंग है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं,
बीज के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, तो ये सारी चीजें जो है इसके एक्सपेंस के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण जो भी फार्मर्स हैं वो लोन्स लेते हैं टू डू फार्मिंग। एट द ट्रेडर्स यार्ड, 2 of his men weigh the bags of cotton at price of rupees 1,500 per quintal. The cotton fetches rupees 6,000. The trader deducts rupees 3,000 for payment of the loan and interest of the pays Swapna rupees 300. लेकिन जब स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो कॉटन उन्होंने हार्वेस्ट किया था, जब वो ट्रेडर्स को देते हैं, तो ट्रेडर्स जो है वो उनको 1,500 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से उनको देते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं, जब उनका जो पूरा का पूरा जो कॉटन था वो लगभग 6,000 रुपीज का था, तो 6,000 रुपीज में उसने जो है लगभग 3,000 रुपीज जो है उसने लोन अमाउंट जो है वो काट लिया था, और उसके बाद जो बचा अमाउंट था 3,000, ये जो है वो सपना को दिया गया। तो सपना को रुपीज कितना मिला, अगर हम कहें कि उसका जो भी आउटपुट, जो भी इनपुट उसने किया था, उसका आउटपुट क्या हुआ, ही गॉट ओनली 3,000 रुपीज आउट ऑफ 6,000। सो ट्रेडर, अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स कॉटन इज सेलिंग चीप, तो वहां पे जो भी ट्रेडर्स थे वो कॉटन को बहुत सस्ते में बेच रहे थे। देयर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। अब एक्चुअली हुआ ये कि सपना चाहती थी, सपना को लगा कि इस बार जो कॉटन का दाम उनको बहुत ज्यादा मिलेगा और उनका कर्ज भी खत्म हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स है फैमिली या फिर घरेलू जो भी स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। बट उस समय जो कॉटन है वो बहुत ही सस्ते में बिक रहे थे, क्योंकि कॉटन मार्केट्स में बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। इसके बाद देखिए सपना, आई हैड toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean cotton is this time. I had hoped to get a much better price. तो सपना ने कहा कि इस बार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है खेत में, और इस बार जो कॉटन उगाए हैं वो कॉटन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, और मैं उम्मीद कर रही थी कि इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिले, लेकिन उसको ऐसा हुआ नहीं। So trader, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. तो उसने कहा कि मैं आपको जो है बहुत अच्छा दाम दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी ट्रेडर्स जो है वो इतना दाम भी कॉटन का नहीं दे रहे हैं मार्केट में। So सपना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू। तो सपना ने कहा कि ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, मैं आप पे डाउट नहीं कर रही हूँ। So I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. मैं बस इतना चाहती थी कि इससे कुछ पैसे मिले जिससे कुछ महीनों तक हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो। दो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट रुपीज 1,800 पर क्विंटल, शी डजंट आर्ग्यू फर्दर। लेकिन उसको पता था कि ये जो कॉटन है उसको लगभग 1,800 प्रति क्विंटल मिल सकता था, लेकिन वो उनसे ज्यादा बहस नहीं करती है, किनसे, ट्रेडर से। The trader is a powerful man in the village, and the farmer has to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees. Also, there are times in the year when there is no work and no income from the farmers, so borrowing money is the only means of survival. तो सपना ने इस ट्रेडर से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि सपना को पता था कि अगर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ये ट्रेडर ही है, लोकल ट्रेडर ही है जो कि उनको मुसीबत के समय में काम आ सकता है, और वो उनसे हमेशा पैसा लेते थे, चाहे वो तबीयत खराब हो तब, या फिर स्कूल की फीस देने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो कि पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो इन्हीं लोगों से लेते थे। सपना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज barely more than what she might have earned as a wage laborer. लेकिन सपना ने जो भी कॉटन कल्टीवेशन किया था वो उससे ज्यादा था जितना कि वो एक लेबर के वेजेस के रूप में कमा रही थी। सो आपने देखा एक कॉटन फार्मर इन कुरनूल, तो कुरनूल में जो सपना है वो किस तरह से है, वो किस तरह से कॉटन ग्रो कर रही है और उसको कितना पर क्विंटल जो कॉटन है वो मिला, इसके बारे में आपने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द क्लोथ मार्केट टू एरोड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लोथ मार्केट टू एरोड। So class, let's see. Erod's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world.
तो यहाँ पे जो एरोड्स मार्केट है कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है। सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट में बहुत वेराइटीज के क्लोथ जो है वो सेल किए जाते हैं। सो क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हियर फ्रॉम सेल। और पूरे कंट्री में जहां पर भी क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते हैं थ्रू द कंट्री, पूरे एरिया से इस प्लेसेस पे क्लॉथ्स को लाए जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए उसको तैयार किए जाते हैं। और इस एरिया में आपको बहुत ही डिफरेंट फैब्रिक्स के क्लोथ्स मिलते हैं और ये वर्ल्ड मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। और इस मार्केट के आसपास बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, उनके ऑफिसेस हैं जहां पे क्लोथ्स को डील किया जाता है। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहां से लोग आते हैं और इनसे क्लोथ्स को परचेज करते हैं। वन मार्केट डेज यू वुड आल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। और एक मार्केट डे में आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो वीवर्स हैं, जो लोग हैंडमेड क्लोथ्स बनाते हैं, ये लोग भी इस पर्टिकुलर डे को हैंडमेड क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करके लाते हैं, जो कि किस पे होता है, ऑर्डर बेस्ड पे, जो मर्चेंट्स ने उनको ऑर्डर किया था। दिस मर्चेंट सप्लाई क्लोथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। और ये जो मर्चेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ऑर्डर पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं ताकि ये जो है उसको दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर सके। दे परचेज द यर्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज टू बी मेड। और ये जो मर्चेंट्स हैं वो यर्न मीन्स कॉटन बॉल जो है उसको खरीदते हैं और वीवर्स को देते हैं और कहते हैं कि किस तरह के क्लोथ्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, किस तरह के क्लोथ्स आपको बनाने हैं, बुनने हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। तो नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हैंडलूम में लोग किस तरह से कॉटन को बनाते हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं। सो लिसन, पुटिंग आउट सिस्टम वीविंग प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। इसमें हम देखेंगे कि वीवर्स जो है वो किस तरह से क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमॉन्ग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर द क्लोथ। तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, जो भी वीवर्स हैं उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ का काम होगा यर्न से थ्रेड बनाना, किसी का काम होगा वीविंग करना, और किसी का काम होगा डाइंग करना, किसी का काम होगा डिजाइन्स उसमें बनाना। तो इस तरह से काम जो है वो बांट दिए जाते थे बाय द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। द वीवर्स गेट द यर्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ फॉर द वेजेस फॉर द वीवर्स। दिस आर्ग्यूमेंट seemingly has two advantages। और इस तरह से ये क्या करते थे, इनके सारे अरेंजमेंट जो है वो हो जाते थे और इनके दो फायदे भी थे। पहला, द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेसिंग ऑफ यर्न। तो पहला बेनिफिट इससे ये होता था वीवर्स को कि उनको जो है कॉटन बॉल जो है वो नहीं खरीदना पड़ता था। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ। और दूसरा, ये जो क्लोथ्स बनाते थे इनको अब मार्केट में बेचने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मर्चेंट्स ही इनको बेच देते थे। सो वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट्स टू बी वूवन। तो उनसे इनको ये बातें पता चलती थी कि कितना क्लोथ्स बनाना है और ये बना करके उस मर्चेंट्स को सप्लाई कर देते थे। हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव ए लॉट ऑफ पावर। तो इन सब को देखने के बाद ये पता चलता है कि मर्चेंट्स के पास क्या होते थे, मार्केट भी होता था और रॉ मटेरियल भी। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं मर्चेंट्स जो है उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। दे गेव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे ए वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। और वो कहते थे कि किस तरह के क्लोथ्स आपको बनाने हैं और इससे जब वो बनाते थे वीवर्स तो इनको बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता था इनको फॉर द वीविंग। So the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. So जो वीवर्स थे इनको ये पता नहीं था कि हम किसके लिए क्लोथ बना रहे हैं और ये क्लोथ जो है वो कितना
महंगा है या फिर कितने में ये बिकेगा, ये बातें इन वीवर्स को नहीं पता होती थी। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। और ये जो क्लोथ्स होते थे इसको ये जो मर्चेंट्स हैं वो गारमेंट फैक्ट्रीज में जाकर के बेच देते थे, और इसी तरह से ये जो सिस्टम है फेवर करता था किसको, मर्चेंट्स को। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। अब ये वीवर्स की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती थी, वीवर्स की प्रॉब्लम ये होती थी कि वीवर्स बहुत ज्यादा कर्ज लेते थे, किससे, मर्चेंट्स से, और वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उस लूम्स को खरीदने के लिए। जो मशीन हाथ से है, जो भी है हाथ से क्लोथ्स बनते हैं उसको हैंडलूम कहते हैं, और ये हैंडलूम उस समय उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, और इसको खरीदने के लिए ये मर्चेंट से लोन्स लेते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। So each loom costs 20,000. So a small weaver with 2 looms has to invest ₹40,000. तो कहने का मतलब है एक लूम जो है, एक हैंडलूम की कीमत कितनी थी, 20,000। अगर 2 खरीदते थे तो 40,000। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। और ये जो लूम है इसमें अकेले काम नहीं होता है, इसमें 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है। द वीवर्स एंड अदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 hours a day to produce cloth। और फैमिली मेंबर्स में सारे लोग मिलकर के इस लूम पे काम करते थे लगभग 12 आवर्स, ताकि वो क्लोथ्स को बना सके। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ। और इतना मेहनत करने के बाद इनको एक महीने में लगभग ₹3,500 एज ए सैलरी या फिर वेजेस मिलता था एक मंथ का। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। सो पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system। तो putting out system का मतलब है merchants और weavers ने मिलकर के जो भी काम किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है क्लोथ्स का, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, putting out system। So whereby the merchant supply the raw material and receives the finished product। It is prevalent in the weaving industry in most regions of India। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि कहाँ से ये जो मर्चेंट्स हैं इनको रॉ कॉटन मिलता था और वो सप्लाई करते थे। तो ये जो है वो हमको कहाँ पे मिला है, वे सारे इंडस्ट्रीज के रीजन्स में जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर वीविंग इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है, या फिर जहाँ पे क्रॉपिंग होती है किसकी, कॉटन की। सो आई थिंक क्लास आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड वो क्यों फेमस है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा ए कॉटन फार्मर इन कुर्नूल। सो बेसिकली क्लास इसमें हमने बस यही पढ़ा कि एक्चुअली जो भी शर्ट या फिर जो भी गारमेंट्स हमें मार्केट्स में मिलते हैं, ये गारमेंट के पीछे एक लंबी स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि वीवर्स क्या करते हैं, कॉटन को ग्रो करते हैं उनके फील्ड में, उसके बाद इनको हार्वेस्ट करने के बाद वो कॉटन यर्न से या फिर कॉटन बॉल से वो थ्रेड्स बनाते हैं, उसके बाद कपड़े की बुनाई करते हैं, दे वर्क द क्लोथ्स। उसके बाद इसमें ये लोग कलरिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं। उसके बाद इस क्लोथ्स को गारमेंट फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, और गारमेंट फैक्ट्रीज से इसको जो है ये एक शर्ट के रूप में हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम कॉटन टू ए कॉटन शर्ट, इसके बीच में जो भी स्टोरी है हमें यही पढ़ने हैं इस चैप्टर्स में। तो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।